Hello everyone, very good morning. Very good morning everyone. चलिए आइए पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड आज का जो आपका टॉपिक है वो है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान की कुछ है ना मूलभूत विशेषताएं, उस पर हम लोग बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे, तो यस आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे, तो पॉलिटी से कितने क्वेश्चंस रहते हैं आप लोगों को आइडिया है। तो आज के क्लास में जो क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग कंसेप्ट को भी समझते चलेंगे, क्योंकि ऑप्शंस तो वो नहीं रहेंगे लेकिन कंसेप्ट्स रहेंगे। तो कुछ चीजें हैं वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग एक प्रयास करेंगे कि एक एक चैप्टर करके, और चूंकि मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया था तो क्लास तो लगी हुई थी, तो आप लोगों के पास अगर लक्ष्मीकांत की किताब होगी या फिर प्रीवियस ईयर का सेक्शन होगा, तो जो टॉपिक मैं लगा करके रखा हूं वहां से आप लोग पढ़ करके आया कीजिएगा। जैसे बेसिक फीचर है तो लक्ष्मीकांत को पढ़ लिया, थोड़ा सा घटना चक्र का जाके प्रीवियस ईयर पढ़ लिया आपने, फिर आप यहां से उन चीजों को करेंगे तो एक तरीके से आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ये है ना। तो आइए देखते हैं, ये पहला क्लास है और हम लोग लगभग सारी चीजों को कवर करेंगे इस महीने में और आपके एग्जाम आने से पहले तक, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को कर सकें। ठीक है, सो ये रहा आपका पहला प्रश्न। संविधान का पहला मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? संविधान का पहला मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? डेली नहीं, आप लोगों को चूंकि मैं कुछ समय दूंगा ना, 2-3 दिन का गैप रहेगा। जैसे अगली क्लास 7 तारीख को है, क्योंकि बीच में मैं ट्रैवल भी कर रहा हूं। अच्छा, पहले ये आप ऑप्शन बताइए। B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, के संथानम, के मुंशी। तो आप लोगों को बीच बीच में समय देता रहूंगा ताकि उस दौरान आप लोग पढ़ लें, है ना। तो क्लासेस अभी जैसे एक और क्लास लगी हुई है 7 तारीख को, है मौलिक अधिकार पे। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये संविधान का पहला मसौदा जो है वो B.N. राव के द्वारा दिया गया था, है ना। और B.N. राव ने ये मसौदा तैयार करके संविधान सभा के सामने रखा कि इसको देखिए आप लोग, और इसमें जो सुधार अब करना है वो सुधार किया जाए, राइट। तो फिर उसमें सुधार किए गए, चर्चा किए गए, डिस्कशंस किए गए, जो संविधान सभा की बैठकों में अलग अलग डिस्कशन होता गया है ना, इसके ऊपर अंत होता रहा है। ये किस चैप्टर से? अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, वैसे तो मैंने आपको बताया कि 2 सोर्स है मेरे, वैसे 2 ही सोर्स नहीं है, प्रमुख सोर्स तो आपका बेयर एक्ट है, लेकिन यहां से एक तो लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए और दूसरा आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है घटना चक्र का आता है, पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे आप, तो वो है। तो उतने में आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। टाइम यही रहेगा अपना, 11 बजे का टाइम रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब पूरा हुआ? है ना, भारत का संविधान कब कंप्लीट हुआ, कब पूरा हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 48 या 15 अगस्त 1947? बताया जाए। ओके, वेरी गुड। तो ओके, तो कुछ लोगों ने 1950 भी कहा, लेकिन दोनों में फर्क है। आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान कंप्लीट हो जाता है, 26 जनवरी 1950 को आप इसको लागू करते हैं, इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। अच्छा, एक चीज कि अगर आपको इसमें कंफ्यूजन भी हो कि 26 नवंबर 1949 ही क्यों कहेंगे, तो जब अपना प्रियम्बल प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को अपने आप को दे रहे हैं, तो ये प्रियम्बल में स्पष्ट लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। करंट की क्लास, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करंट की क्लास जो होगी प्लस पे होगी नेहा, यस। अब ये सवाल है, इसको देखिए, कह रहा है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान उसके पहले से लागू हो गया था? ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले से कौन से प्रावधान थे जिसको हम लोगों को लागू करना पड़ा था, भी आप कह सकते हैं, उस समय की स्थितियां ऐसी थी जरूरत के हिसाब से। नागरिकता, अंतरिम संसद या इंटरिम पार्लियामेंट, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, और अपना टाइम लीजिए, सोच करके उत्तर कीजिए। हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तो उस दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो हैं इसके पहले से ही लागू हो गई थी, प्रभावी हो गई थी। बहुत बढ़िया, ऋतिक, बलीन, पल्लवी, रिंकी, अनिकेत, किशन, रूपा, रश्मि, एनके, यस। तो ये ध्यान रखिएगा कि बाकी सारी चीजें 26 जनवरी 1950 को लागू हुई, लेकिन ये तीन चीजें, नागरिकता जरूरी थी, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, लोग इधर उधर आ रहे थे, तो नागरिकता सुनिश्चित करनी थी। एंट्रीम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद जो है सारा काम कर रही थी, चुनाव तो 52 में हुए थे। और आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविजंस भी उस समय की स्थिति को देख करके लगाना आवश्यक था। तो ये तीन चीजें है ना। गुड मॉर्निंग, नाम क्या है? आरडीएक्स, ओके। कौन सा वेलकम वाले आरडीएक्स हैं आप? चलिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस ऑफ, भारतीय संविधान में निम्नलिखित शामिल हैं, है ना। तो अभी देखिए कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। अब ये ऑप्शन है आपके पास, सोच समझ करके उत्तर कीजिएगा इसका। पढ़िए और उत्तर कीजिए, कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। यस, अनिकेत, राजेश, ऋतिक, रमन, खुशबू, वेरी गुड। पल्लवी, तस्नीम, उदय, रश्मि, विकी, वेरी गुड, यस। सो जैसे आप लोग कुछ किताबों को पढ़ेंगे या हो सकता है कहीं आप लोगों को मटेरियल भी मिले, तो वहां पर है ना कई बार उत्तर देते हैं कि 470 अनुच्छेद हैं, है ना, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, इस तरीके से। लेकिन अगर आपसे कोई इस तरीके की बात करे तो आप ना एक बात कहिएगा कि मुझे 396वां अनुच्छेद क्या है वो बता दो। ये साकेत, आप ही के सवाल का जवाब दो। इस तरीके का कंफ्यूजन रहता है, तो मैं अगर आप ही से पूछूं कि 396वां अनुच्छेद कौन सा है, तो आप क्या बताइएगा? सो ABCD कह देने से द नंबर ऑफ आर्टिकल्स डज नॉट इंक्रीज। अगर इंक्रीज करना होता है, खुद आप बात बताओ, नई कई सारी चीजें जोड़ी गई, आपने पंचायत जोड़ा, नगर पालिका जोड़ी, सहकारिता जोड़ा, तो आप आर्टिकल आगे कर देते, नहीं किया। तो जो बढ़ाना था, भाग बढ़ाना था, सॉरी क्या कहते हैं, अनुसूचियां बढ़ानी थी, आपने अनुसूचियां बढ़ा दी, ABC नहीं किया उसमें, है ना। तो आपके संविधान में अभी भी 395 आर्टिकल और 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, है ना। 22 भाग भी अभी भी हम कहते हैं, जबकि है ना 7वां भाग हम लोगों ने निकाल दिया था इसमें से संशोधन के बाद, तो भी हमारे यहां 22 भाग ही कहते हैं। तो यही ध्यान रखिएगा, राइट, इसमें कंफ्यूजन नहीं करेंगे। सब आर्टिकल्स को अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। वी हैव 395 आर्टिकल्स, वी हैव 395 आर्टिकल्स। ABC करेंगे तो उसमें जोड़ते चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, राइट। चलिए, किसने कहा था कि भारत का संविधान दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को लूट कर बनाया गया है ना? Who had said that the Constitution of India has been framed after ransacking all the known constitution of the world? केसी वियर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अंबेडकर या S राधाकृष्णन? शानदार बात थी। और आपको भी पता है कि हम लोग के संविधान को भानुमति का पिटारा भी कहते हैं, है ना। हम लोगों के संविधान, एक मिनट फिर से कीजिए, हम लोगों के संविधान को भानुमति का पिटारा भी कहते हैं, राइट। यस रानी, अच्छा, तस्नीम, अगर आप लोगों ने, दो ही लोग,
अगर आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो लक्ष्मीकांत में स्पष्ट लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत, यस वेरी गुड, लक्ष्मीकांत से ही सवाल है ये, है ना? पहले सी किया था, ओके, मेरे से गलती से बी टच हो गया था। तो अंबेडकर ने कहा था, जब संविधान सभा में डिस्कशन चल रहा था तो अंबेडकर ने कहा था कि हम लोगों ने जितने भी अभी ज्ञात संविधान हैं उन सभी को लूट करके या फिर रैंसैक करके, वो लोग तो अंग्रेजी में बात करते हैं, तो अंग्रेजी में कहा था रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना? सबसे अच्छी चीजें निकाली जो हमारे लिए सटीक बैठता है ना? ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप अडिग रहिए ना, अडिग रहिए, खैर कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव है, यानी कि प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, यानी कि कहां से हम लोगों ने अपने संविधान के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में चीजें स्वीकार की हैं? ब्रिटेन से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या नेहरू रिपोर्ट से? हमारे संविधान में सबसे अधिक चीजें कहां से ली गई हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, अनिकेत, ऋतिक, साकेत, बॉलिन, वेरी गुड। सो यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे संविधान का जो ढांचा है, जो संरचना है, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, मतलब उसी पर आधारित है। सो दिस इज व्हाट दिस वन इज करेक्ट। Which among the following features reflect that our constitution is a blend of rigidity and flexibility? हमारा संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। ये संविधान के किस विशेषता द्वारा आपको पता चलता है? स्वतंत्र न्यायपालिका से पता चलता है, संशोधन से पता चलता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से पता चलता है, या प्रस्तावना से पता चलता है कि हमारा संविधान कभी कठोर है तो कभी लचीला भी है? सोच करके उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया। और सी, देयर इज ऑलवेज अ लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग, हर चीज के पीछे एक तर्क होना चाहिए, है ना? तर्क पे रखेंगे तो याद भी रहेगा, और तर्क पे रखेंगे तो आपका उत्तर सही भी लगेगा। तो सभी ने उत्तर कर दिया? ओके, नाउ लुक, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है हमारे संविधान में संशोधन को लेकर के, है ना? कठोरता दिखती है जब हम लोग, है ना, क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, यस, कठोरता दिखती है जब हम लोग, है ना, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ पूरे क्या कहते हैं, नंबर्स जो है, तो आर्टिकल 368 के तहत जब आप संशोधन करते हैं तो 2/3 बहुमत भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ सारे नंबर ऑफ मेंबर्स का भी मेजॉरिटी होना चाहिए, तो वो कठिन हो जाता है। और साधारण तरीके से भी आप संशोधन कर देते हैं, है ना, सामान्य बहुमत से। तो कुछ में आप क्या करते हैं कि उधर से स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट्स अपने यहाँ आम बहुमत से पास कर देते हैं, तो भी हो जाता है। तो लचीलापन भी है, और जो संशोधन करने की व्यवस्था है संविधान में हमारे, वो रिजिडिटी भी है। दोनों चीजें यहां से पता चलती हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका ठीक है, नीति निर्देशक तत्व ठीक है, प्रस्तावना ठीक है, लेकिन दोनों का सम्मिश्रण जो है वो संशोधन ही दिखा देता है हम लोगों को। अच्छा, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, ये जो अवधारणा है, द कंसेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, की अवधारणा किससे ली गई है? भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा किससे ली गई है? द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, या ऑस्ट्रेलियाई संविधान, या ब्रिटिश उत्तर अमेरिकी अधिनियम, या स्विट्जरलैंड का संविधान, स्विस संविधान? A union of states in the Indian Constitution. तो हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, है ना, राज्यों का एक संघ है, ये ब्रिटिश उत्तर अमेरिकी अधिनियम से लिया गया है, नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, है ना, 1867। यहां से ये भाषा ली गई है और ये कंसेप्ट लिया गया है, ठीक है? ओके,
चलिए, इसलिए भी हम लोग को जानना चाहिए क्योंकि अमेरिका के भी स्वतंत्रता संघर्ष में वहां के अलग अलग राज्य थे और सभी राज्यों ने मिल करके एक समझौता किया, एग्रीमेंट किया, फिर जाकर के आपका अमेरिका तैयार हुआ। तो वो भी यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का कोलैबोरेशन है, एग्रीमेंट है। वहां भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ऑफ कोर्स। वेरी गुड। अच्छा, निम्नलिखित में से किस दस्तावेज ने भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया? Which among the following documents taken the form of preamble? preamble का रूप इसमें से किस दस्तावेज ने लिया? उद्देश्य संकल्प या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, नेहरू रिपोर्ट, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स, बिल ऑफ राइट्स? उद्देश्य संकल्प या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, नेहरू रिपोर्ट, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स? ओके, वेरी गुड। अनिकेत, साकेत, तस्नीम, ये तो सवाल पूछा हुआ प्रश्न है ना, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। देखो यहां से 2-3 सवाल और पूछा था, आप ये बताइए कि उद्देश्य संकल्प कब रखा गया, कब स्वीकार किया गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू, JLN, तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, है ना, रखा था, प्रस्तावित किया था संविधान सभा में, प्रस्ताव रखा गया। और इसको फिर ये सारा प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकृति दी, है ना, तो ये स्वीकृत हो गया। अच्छा, यहीं से दो चीजें और खाली याद रख लीजिएगा, एक क्रम याद हो जाएगा आपको। ये क्रम देखो, ये यहां से चारों जगह से सवाल पूछे जाते हैं। क्या 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक, फर्स्ट सीटिंग। देखो कैसे आपको याद रहेगा, 2-2 दिन करके जोड़ लेंगे। फर्स्ट सीटिंग हुई संविधान सभा की, और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, है ना, टेम्पररी अध्यक्ष। फिर 2 दिन के बाद 11 तारीख को, 11 दिसंबर 1946, 2 दिन के बाद राजेंद्र प्रसाद आ गए, तो राजेंद्र बाबू आ गए 2 दिन के बाद। और 2 दिन के बाद नेहरू जी ने, फिर ये चीज 2 दिन के बाद नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा। तो इस तरीके से ये चारों डेट जो है आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कम से कम ये 2-2 दिन का गैप याद रख लेंगे, 9, 11, 13, इस हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली की विशेषता किसके संविधान से प्रेरित है? द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कहां से लिया गया है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, USA, आयरलैंड, बताया जाए। द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम, भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली, संघीय ढांचा कहां से लिया गया है? उसी देश से लिया गया है जहां से आजकल बड़ा झगड़ा चल रहा है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो हमारा संघीय ढांचा भी कैनेडियन संघीय ढांचा से प्रेरित है। ठीक है, यस, ट्रूडेव के साथ। ओके, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक विशेषताएं हैं? ये प्रश्न भी पूछा जाता है, प्री में भी पूछते हैं, मेंस में भी लिखने के लिए पूछते हैं। तो विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फेडरेशन? तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। लिखित संविधान है, यहां शक्तियों का विभाजन है ना, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान का लचीलापन है। तो लॉजिक के साथ जाएंगे तो आप उत्तर कर लेंगे, बताइए, और हड़बड़ा के उत्तर नहीं करना है। संघीय ढांचे को बताता है कि भाई ये सारा गुण है जिससे पता चलता है कि हमारा संविधान जो है हमारे देश के लिए संघीय व्यवस्था बनाता है। बहुत बढ़िया, ऋतिक, रमन, बलिन, रानी, अंजलि, एकदम तैयार है आप लोगों का। पूनम, रूपा, साकेत, पूजा, इनके, वेरी गुड। ओके, तो देखिए लॉजिक रहेगा तो आप लोग जो है इस चीज को बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए, संघीय ढांचा कहने का मतलब कि भाई राज्यों को भी उनका अधिकार है, राज्य भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो अगर लिखा हुआ है सब कुछ पहले से ही तो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य कहेगा देखो लिखा हुआ है, फिर मेरा अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं? तो हमारा लिखा हुआ संविधान राज्यों को शक्ति देता है।
शक्तियों का विभाजन, इसे तो पता चल ही गया आपको कि भाई सबके लिए शक्तियां विभाजित हैं। यहां पर किसी का नहीं चलेगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ही सर्वोच्च है और वो लिखा हुआ है, मेरा अधिकार मुझको पता है, छीन नहीं सकते हैं। तो संघीय ढांचे को मजबूत कर रहा है। लेकिन जो संविधान का लचीलापन है, इसका फायदा उठा लेती है सेंटर और कहती है कि ये भाई अभी इमरजेंसी चलेगा, अब सारा शक्ति हमारे हाथ में। तो लचीलापन जो है ये इसको संघात्मक से एकात्मक बना देता है, यूनिटरी बना देता है। तो 1, 2 और 3, ठीक है। और इसी संविधान के लचीलापन पर अंबेडकर ने क्या कहा था? अंबेडकर ने कहा था कि हमारा संविधान भी बहुत शानदार है, वैसे तो ये संघीय है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम इसको एकात्मक यानी कि यूनिटरी बना सकते हैं, इतना लचीलापन है हमारे पास, है ना। तो ये अंबेडकर ने बात कही थी, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये बताइए, सहकारी संघवाद, Who among the following called the Indian Constitution as cooperative federalism? किसके द्वारा कहा गया? केसी वियर के द्वारा, आइवर जेनिंग्स के द्वारा, मॉरिस जोन्स के द्वारा या ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा? चारों ने अपने अपने संदर्भ में हमारे संविधान के लिए कई सारी बातें कही। सहकारी संघवाद किसने कहा, है ना। यहां पर मुझे एक ऑप्शन नीति आयोग भी डालना था, लेकिन मैं फिर भूल गया नीति आयोग डालना। बहुत बढ़िया। तो ये जो चारों नाम है इनको देख लीजिएगा, लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा, वहीं से सवाल है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सहकारी संघवाद है ना। यस, और चलिए तो उसमें देख लीजिएगा, आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि ये जो है ढांचा जो है हमारे संविधान का, ये तो है संघात्मक, लेकिन इसमें यूनिटर की, सेंटर की तरफ झुकाव है। ये जेनिंग्स ने कहा था। केसी वियर ने कहा था कि क्वासाई फेडरल है ना। तो क्वासाई फेडरल किसने कहा था? केसी वियर ने। और मॉरिस जोन्स ने क्या कहा था? चलिए ये आप लोग देख लीजिएगा। आइए अगले पे आते हैं। कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची किसके द्वारा दिया गया है? कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली या कनाडा? कंकरेंट लिस्ट किसके द्वारा दिया गया है? बहुत बढ़िया, साकेत, तस्नीम, बलिन, पल्लवी, रश्मि, बहुत बढ़िया। तो ऑस्ट्रेलिया ने दिया है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? समवर्ती सूची क्या होता है? समवर्ती सूची है जहां पर केंद्र और राज्य दोनों निर्णय ले सकते हैं, दोनों निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अगर डिस्प्यूट होगा तो केंद्र का निर्णय हावी होगा। तो ये आइडिया ध्यान रखिएगा। एक और सवाल आएगा वहां पर, तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया याद रह जाएगा। एक और सवाल है आगे, अभी बताऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। अच्छा, ये उसी तर्ज पर है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द यूनिटरी फीचर, एकात्मक विशेषताएं क्या है हमारे संविधान की? प्रश्न आसान है, अगर पिछला प्रश्न जो है ध्यान में रहेगा तो इसका उत्तर कर लेंगे। जल्दी से बता दीजिए। एकात्मक विशेषताएं, पिछला, इसके पहले 2 सवाल पहले ही हम लोगों ने किया था, तो इसीलिए अब ये है कि आप लोग उसको कितना समझे थे। एकात्मक विशेषताएं, ऑप्शंस बहुत कठिन नहीं है। खैर आइए, एकात्मक विशेषता कहने का मतलब यह है कि आपने सेंटर के हाथ में, है ना, सारी ताकत दी। तो एक ही संविधान है, एकल संविधान, राज्यों के लिए अलग से संविधान नहीं है। तो संघात्मक ढांचा यहां पर वैसा नहीं है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का हमारे यहां मतलब क्या है कि आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, है ना। आप अलग से बिहार की, यूपी की, महाराष्ट्र की नागरिकता नहीं है आपके पास। आप भले ही कहते हो जय भारत जय महाराष्ट्र, है ना, लेकिन इसका मतलब नहीं कि यू आर अलग सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन अमेरिका में है, अमेरिका में आपके पास दोहरी नागरिकता है, आप अमेरिका के भी नागरिक हैं,
तो अमेरिकी राज्य के भी नागरिक हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, ये तो आपको पता ही, आपातकाल में सारी शक्तियां केंद्र अपने पास ले लेती है। फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हम लोगों ने देखा ना लास्ट क्वेश्चन में कि ये जो है ये तो इसको संघात्मक बनाता है, तो इसीलिए सवाल था। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए ये ऑप्शन मैंने दोबारा डाला था, और ये देखने के लिए भी कि आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं या सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फिक्स्ड इसको क्या बनाता है, फेडरल बनाता है, संघात्मक बनाता है। तो ध्यान रखिएगा। राज्यों की परिषद की संरचना प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारत के संविधान निर्माता किसके उदाहरण से प्रभावित थे? ठीक है, कहने का मतलब कि जो प्रतिभा, अनुभव और सेवा के आधार पर लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, तो वो कहां से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है? In giving representation to talent, experience and services in the composition of the Council of States, the constitution makers of India were influenced by, तो राज्यसभा में आपको पता है, राज्यसभा में काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? 12 लोगों को। तो ये 12 लोग अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। आयरलैंड से लिया गया है, जिसमें कभी आप देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर थे, कभी हेमा मालिनी, कभी रेखा, है ना, इस तरीके के लोग। यस। द फीचर ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की विशेषता कहां से ली गई है? इज टेकन फ्रॉम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। बहुत बढ़िया। तस्नीम, सुमित, बलिन, अंजलि, ऋषभ। एक काम करना आप लोग, लक्ष्मीकांत अगर होगा तो लक्ष्मीकांत का जो इंडेक्स वाला पेज है इसी चैप्टर का, उसमें इस तरीके की बारीक चीजें जो है ना, किस संविधान से क्या स्रोत लिया गया, सब लिखा हुआ है। तो एक बार आप लोग उसको हाईलाइट कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे, यहां से सीधे सीधे सवाल बनता है। जापान से लिया गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, राइट। तो देखो यहां पर कंफ्यूजन है क्योंकि 3 व्यवस्थाएं हैं। जैसे हमारे यहां क्या है, रूल ऑफ लॉ भी है। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, विधि का शासन जिसको आप कहते हैं। रूल ऑफ लॉ। और अमेरिका से क्या है, अमेरिका की कौन सी व्यवस्था है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये 3 चीजें हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ये जापान से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ यूके से लिया गया और यूएसए से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये तीनों ही चीजें ध्यान रखिएगा, है ना। ये आपका इनरोलमेंट अगर नहीं किया है, होपफुली आप लोगों ने कर ही लिया होगा, इतनी बार हो चुका है ये चीज, तो इनरोलमेंट कर लीजिए। 5 नवंबर होगा और घर बैठे एग्जाम देना है। क्या पता है स्मार्ट वॉच खोज रहे हो, मिल ही जाए, कुछ नहीं तो कम से कम पोर्टेबल स्पीकर मिल जाए, और नहीं तो गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा, तो दिवाली की शॉपिंग हो जाएगी। और यस, आपको फिर से याद दिला दे रहे हैं, प्रगति बैच शुरू हो गया है जिसमें निबंध के 2 क्लासेस हो गए हैं। तो 5 PM से निबंध हो रहा है ना, 2 क्लास हो गया है। अगली क्लास जो है उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, इंट्रोडक्शन सेक्शन कैसे लिखते हैं निबंध का, ठीक है, और उदाहरण के साथ लिख रहे हैं, यानी कि मुझे लिखना पड़ रहा है आप लोगों के लिए। तो 2 नवंबर से शुरू हो गया, ध्यान रखिए, 2 क्लासेस भी हो गए। अब इस पर आइए। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम वेयर, भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस संविधान से अपनाई गई है? अभी आप लोगों ने उत्तर दिया भी था, तो जल्दी से बता भी दे दीजिए। जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा हमने कहां से ली? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा हम लोगों ने कहां से ली? यस, खुशबू, रिंकी, गौरव, बलीन, तस्नीम, वेरी गुड। तो बहुत सही, न्यायिक समीक्षा अमेरिका। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, यूज कोड राहुल 01। चलिए, यस, नाउ फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट।
देखो फैक्ट्स आपको मिल जाते हैं, अपना मकसद ये होता है कि फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट भी रखा जाए। कह रहा है कि भारतीय संविधान ने ऐसे प्रावधान किए हैं जो संसदीय संप्रभुता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, संसदीय संप्रभुता यानी कि पार्लियामेंट्री सोवरेंटी। भारतीय संविधान न्यायिक सर्वोच्चता प्रदान करता है, जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब बताइए दोनों सही है या कोई एक सही है? सोच समझ के उत्तर कीजिए, या कोई भी सही नहीं है? यस, वेरी गुड। पार्लियामेंट्री सोवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। जब आप लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं, खास करके जब आप सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों पे चर्चा करते हैं, तो बड़ा दोनों के बीच में है ना तनातनी लगी रहती है ना, पार्लियामेंट्री सोवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी के रूप में दोनों में, है ना, एकदम झगड़ा बना रहता है, ये सही है वो सही है। तो पार्लियामेंट्री सोवरेंटी यानी संसदीय संप्रभुता, क्योंकि संसद ही कानून बनाती है ना, संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है, तो सारा संविधान का रूपरेखण निर्माण सब संसद के हाथ में है। और जब हमारे पास संविधान है तभी हम अपने आप को कहते हैं कि भाई हम सोवरेन यानी कि संप्रभु राज्य हैं। और जुडिशियल सुप्रीमेसी, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल सुप्रीमेसी है तभी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है, नेशनल जुडिशियल कमीशन जो है, एनजेएसी जो है, कानून संविधान के मूल ढांचा को चोट पहुंचा रहा है, खारिज करो। तो भले ही आपने नियम कानून बना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, है ना, ये नहीं लागू होगा। राइट, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन के बारे में प्रावधान कहां से लिए गए, है ना, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी का ये प्रावधान कहां से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935, यूएसएसआर यानी कि पहला सोवियत संघ, रूस, जर्मनी या अमेरिका? यस, अनिकेत, साकेत, आप लोगों ने खोल लिया है क्या? लक्ष्मीकांत, गौरव, तस्नीम, बलीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एनके, रिंकी, पल्लवी, यस। दो चीजों का ध्यान रखिएगा, अगर ये सवाल पूछे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना, तो ये चीज जर्मनी से ली गई है, जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज लिया गया है। तो इस तरीके की चीजें नहीं है। ओके, वेरी गुड, नहीं है, फिर बहुत बढ़िया। लेकिन अगर इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में सीधे सीधे कहा जाए कि आपातकाल के प्रावधान कहां से लिए गए हैं, आपातकाल संबंधित प्रावधान कहां से लिया गया है भाई, तो ये प्रावधान लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो दोनों में फर्क है, तो थोड़ा सा ये बारीकी को ध्यान रखिएगा, तो सवाल पर नजर बनाकर रखिएगा क्या पूछ रहा है। ठीक है, ओके। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, है ना, हमारे आप प्रस्तावना में दिखते हैं, तो यह कहां से लिया गया है, कहां से प्रेरित है? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या ब्रिटेन? अरे वाह, बहुत बढ़िया, अनिकेत, साकेत, गौरव, खुशबू, रमन। वो मैं आप बता रहा हूं, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ओवर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है, अधिकारों की घोषणा, ये कहां से ये शब्द आपको सुनने में लग रहा है? फ्रांस। तो यहीं पे था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, तो वहीं से ये चीज लिया गया है, फ्रांस से, है ना। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड प्रॉपरली, सही तरीके से मैचिंग नहीं हुई है, बताइए क्या सही उत्तर होगा? ये आप खुद देख करके बताओ, जल्दीबाजी में बस उत्तर नहीं करना है, मैं आपसे यही कहूंगा, जल्दीबाजी में उत्तर नहीं करना है।
बाकी तो सवाल कठिन नहीं है। थोड़ा समय मैंने इसीलिए दिया आपको ताकि आप जल्दीबाजी में उत्तर नहीं करें। देखो सीडी में फाइट चल रहा है, ओके। और जब भी आप उत्तर देखेंगे तो कहेंगे अरे यार यही था, और इसीलिए मैंने कहा जल्दीबाजी में उत्तर नहीं करना। देखो सबको पता है इस सवाल का जवाब, एवरीवन नोज। और डी पर गया, डी को ज्यादा वोट मिला है। ये बताओ क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ये 6A लिखा हुआ है, ये 4A नहीं है ना, तो आपका तो ये 4A में है। मैंने कहा था कि जल्दीबाजी में उत्तर नहीं करना है। और आप सभी को पता है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो 4A में है, 4A में है, राइट। चलिए बाकी सब अपनी जगह पर सही है। सिटीजनशिप भाग 2 में है, फंडामेंटल राइट्स 3 है ना, 4 में नीति निर्देशक तत्व, और 4A में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के बाद आपने मौलिक कर्तव्य डाले। चलिए राज्य 6 में है, 5 में सेंटर है, केंद्र है। चलिए सी, हाँ इसीलिए मैंने थोड़ा समय भी दिया ज्यादा। चलिए अब ये सवाल बहुत बढ़िया है, व्हाट डज द सेक्युलरिज्म मीन विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के संबंध में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? हमेशा बोलते हैं और हमारे प्रियम्बल में भी है धर्मनिरपेक्ष, ठीक, तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है बताया जाए। और स्टेटमेंट्स पढ़िए, धर्म और राज्य के बीच पूरी तरह अलगाव है, संविधान में सभी धर्मों को समान सम्मान प्रदान करता है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी भी धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, किसी की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट, the state cannot interfere with anyone's religious practices। अरे वाह, तो धर्मनिरपेक्षता। अच्छा, हम लोगों ने सेक्युलर वर्ड जो है 42वें संविधान संशोधन के बाद डाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है, जब इसकी व्याख्या हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्युलर वर्ड डालो या ना डालो, हमारा संविधान पहले से ही सेक्युलर है, वो अलग से डाल करके कोई आपने ऐसा कुछ खास काम नहीं किया है, राइट। तो दो तरह का सेक्युलरिज्म है ना, तो हमारे यहां पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, ये सकारात्मक, या जिसको आप कहते हैं पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन, सकारात्मक विश्लेषण है ये धर्मनिरपेक्ष का, ये सकारात्मक विश्लेषण है ना, पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन, जिसमें कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, ऐसा नहीं है, राज्य सभी धर्मों को समभाव से देखता है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो सी और ए स्टेटमेंट एक ही चीज हो गया कि राज्य अपने आप को धर्म से अलग करके रखा है, ऐसी चीज नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी भी धर्म के लिए, है ना, उसमें उसके विकास के लिए कार्य कर सकता है। तो सर्वधर्म समभाव, बहुत बढ़िया काजल, एक शब्द में कहें तो सर्वधर्म समभाव जो है यही है ना हमारे संविधान के या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। और ये जो है ये नेगेटिव कंसेप्ट है, ये नेगेटिव एक्सप्लेनेशन है, और वहां नेगेटिव एक्सप्लेनेशन का कारण भी बनता है जब चर्च जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री प्रोसेस में हस्तक्षेप करने लगी, तो चर्च को उससे दूर किया गया, तो इसीलिए रिलीजन और स्टेट को अलग कर दिया गया वहां पर। लेकिन अपने आप पॉजिटिव है, सर्वधर्म संभाव है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा, जापान। हमारे संविधान में संशोधन की व्यवस्था कहां से ली गई है? बहुत बढ़िया, मैच होने वाला है भारत का, कल कल संडे है ना। ओके यस, अनिकेत तस्लीम जन्नत, बहुत बढ़िया।
दक्षिण अफ्रीका से मैच होने वाला है ना कल, और 1-2 पर यही लोग आगे पीछे हो रहे हैं, है ना। ये सबसे अच्छी प्रक्रिया है। हाँ, संविधान में संशोधन, और संविधान में संशोधन की स्थिति है, यहां पर देखिए, संविधान संशोधन की स्थिति बनाता है, इसीलिए हमारे संविधान को कहते हैं कि जीवित संविधान है। सिचुएशन परिस्थिति के अनुसार हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं। तो तभी राष्ट्रपति साहिबा ने कहा ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा कि हमारा संविधान जीवित संविधान है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीवित दस्तावेज है। अब 8/8 होगा, हाँ होना चाहिए, क्योंकि असल टक्कर, और ग्रीम स्मिथ ने भी कहा है कि भारत को अभी असली बॉलिंग अटैक नहीं मिला है खेलने के लिए। ग्रीम स्मिथ ने कहा, तो उन्होंने इंटरेस्टिंग बना दिया कि भाई बॉलिंग अटैक तो बहुत शानदार है वहां का, खास करके यैनसन की जो बॉलिंग हो रही है, जो बॉल उनका स्विंग कर रहा है, यस। लेकिन अपने बॉलर तो गजब कहर ढाए हुए हैं, पता नहीं कहां से इन लोगों के अंदर ये आ गया। शमी को 3 मैच बाहर रखे, उसके बाद जो शमी आए हैं, गजब। ऑलराइट, संसद के दोनों सदनों की बैठक, हाँ ये देखिए, संसद के दोनों सदनों की बैठक, जो संयुक्त बैठक का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है? ज्वाइंट सिटिंग करते हैं आप ऑफ द टू हाउसेस ऑर्डिनरी बिल को लेकर के, तो ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैंड, या भारत सरकार अधिनियम 1935? ये साकेत, बलीन, पल्लवी, तस्नीम, मधु, वेरी गुड। देखो ये आप लोगों को याद रह जाएगा, मैं बता रहा हूं कि इसके पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जहां पे हम लोगों ने समवर्ती सूची की बात की थी। तो समवर्ती सूची भी क्या कर रहा है? राज्य और केंद्र को एक साथ लेकर के आ रहा है, मतलब दोस्ती मिलाप की बात कर रहा है। ज्वाइंट सीटिंग भी क्या कर रहा है? दोस्ती मिलाप की बात कर रहा है कि अलग अलग नहीं हुआ है ना, तो मिलजुल करके मसले का हल निकाल लेते हैं। तो ये काम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर वैसे भी अगर एक याद रहेगा तो दोनों याद रख लीजिएगा, समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ आर टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत और अमेरिका की संघीय प्रणाली के बीच कॉमन है, समान है, एक जैसी है? तो अब ये सोच समझ करके उत्तर कीजिएगा, ठीक है। तो भारतीय सिस्टम, भारतीय संघीय प्रणाली और अमेरिकी संघीय प्रणाली में एक जैसी है। एकल नागरिकता, संविधान में 3 सूचियों का होना, दोहरी न्यायिक प्रणाली, ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम, और संविधान की व्याख्या के लिए कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय। जो दोनों में कॉमन है वो बताना है आपको, दोनों में कॉमन जो है, दोनों के संघीय ढांचे में जो कॉमन है। बहुत बढ़िया, अनिकेत, साकेत, ऋतिक, बलीन, गौरव, क्या बात है। यस, रमन, पूजा, अंजलि, मनीषा, एंड टेक योर टाइम। मधु, पंचम, शिवराम, हनी, वेरी गुड। और वैसे भी अगर आप दरोगा का एग्जाम में बैठेंगे 100 ही सवाल करना होता है, कुछ मैथ के क्वेश्चन होते हैं, बाकी आपके पास टाइम रहेगा, तो आराम से सोच करके उत्तर कीजिएगा। और मैंने आप लोगों को कहा भी है एक चीज, सवाल एक भी नहीं छोड़ करके आना है दरोगा वाले में, है ना। भले ही मैथ का सवाल आपको पता ही नहीं है क्या होगा, 4 मैथ का सवाल है, आपको मैथ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चारों में एक ही ऑप्शन मार करके आओ, और अंत में करना, देख लो कि इसमें से एबीसीडी में से सबसे कौन सा रंगा गया है कम, जो सबसे कम रंगा गया है वो, क्योंकि 0.2 अंक है, यानी कि 10 सवाल गलत करोगे तब एक सवाल का नंबर कटेगा। अब कोई भी तुक्का मारोगे आप तो 10 सवाल में से एक सवाल, वो हमेशा आपका नेट ज्यादा ही होगा। आप लोग ट्राई करके देख लो, आंख बंद करके रंग करके देख लेना, है ना। तो इसीलिए सवाल तो एक ही नहीं छोड़ना। तो देखिए, सिंगल सिटीजनशिप वाला तो है अमेरिका में है, हमारे यहां है, अमेरिका में तो ड्यूअल सिटीजनशिप है, ये हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अमेरिका में ये, जैसे हमारे यहाँ 3 सूचियां हैं, अमेरिका में ये व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम है, दोहरी न्यायिक प्रणाली है अमेरिका में। अमेरिका में क्या है, एक चीज जानिएगा कि वहां के जो राज्य के सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वहीं तक आप फाइनल अपील कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो अधिकार है कि हाई कोर्ट से ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले गए। तो हमारे यहाँ एकल न्यायिक प्रणाली है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। भारत में क्या है, एकल, सिंगल सिस्टम है ना, एकल है और एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, ये बात हम मानते हैं, एकल और एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। अमेरिका में
तो अमेरिका में सिर्फ जब संसद से संबंधित या संविधान से संबंधित कुछ व्याख्या करनी होगी तब सर्वोच्च न्यायालय वहां पर आती है, या फिर आपको वहां सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील करना होगा कि यहां पर जो राज्य के कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हुआ है ना, इसमें आप थोड़ा सा सोच विचार कीजिए। वहां की सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकती है कि ना इसमें कुछ नहीं करेंगे, वो उनके क्षेत्राधिकार में है, हम इसमें कुछ मना भी कर सकती है, या फिर स्वीकार भी कर सकती है कि चलो ठीक है तुम्हारा केस देखते हैं। लेकिन हमारे यहां आप जा सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। सो डी जो है ये कॉमन है दोनों में कि संविधान की व्याख्या करनी होगी तो संघीय सर्वोच्च न्यायालय। दरोगा के लिए और क्या क्या करवा रहे हैं? दरोगा के लिए क्वेश्चंस करते रहिए, इंडियन इकोनॉमी हो रहा है, ये हो रहा है, और बाकी फिर हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे। यूट्यूब पर मैंने 2018 वाले क्वेश्चंस चलाए थे, वैसे पूरे क्वेश्चंस नहीं है, मैं प्रयास करूंगा 2019 वाला भी कुछ क्वेश्चन किया था, उसके पहले मैं ईयर वाइज करके 17, 18, 19, 22 वाला जो है ये करा देता हूं। 22 वाला बहुत जरूरी है क्योंकि उसका क्वेश्चन पेपर मिल नहीं रहा है, तो उसको तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको देख करके करते हैं। एक मिनट जरा ये देख लीजिए काजल क्या कह रही है। सर मेरा क्वेश्चन है कि SI BSSC में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। ओके ना, लोग बात ये है कि SI या SSC में या बिहार खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछता है, ऑप्शंस चेंज करके पूछता है, उसी टॉपिक से रहता है। तो टॉपिक कहां से बदलेगा? टॉपिक नहीं बदलता, चूंकि एग्जाम इतने कम हुए हैं कि वो क्वेश्चन से रिपीट नहीं करता है। अभी बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस है क्वेश्चंस पूछने के, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। और दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए करने चाहिए ताकि आप पता कर सकें कि जो प्रश्न पूछने का उनका स्तर है, उस स्तर पर आप कहां तक खरे उतर रहे हैं, आपको अपनी तैयारी किस दिशा में कहां पर फोकस करना है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, है ना। वैसे तो ये क्वेश्चन रिपीट बहुत कम करते हैं कुछ एरियाज को छोड़ करके, बट हिस्ट्री का सवाल हो गया, रिपीट होता है क्वेश्चन, है ना। तो जैसे बिहार से क्वेश्चन उठा करके उसमें डाल देंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन रिपीट होता है, साइंस से क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। यस, मेडिवल हिस्ट्री में उनका फेवरेट इलाका है आपका ये क्या कहते हैं, गुलाम वंश वाला पीरियड, तो वहां से सवाल रहता है। बुद्ध जैन से सवाल रहता है, ये तो हर एग्जाम में रहता है। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन है, इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। कह रहा है कि यह एक त्रिस्तरीय सरकार प्रदान करता है, 3 टियर गवर्नमेंट देता है हमारा संविधान। यह सहकारी समितियों के संवर्धन को सुनिश्चित करता है, इट इंश्योर्स प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यह ब्रिटिश संसद की तरह संसदीय संप्रभुता सुनिश्चित करता है, पार्लियामेंट्री सोवरेंटी लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इसमें बताना है सही उत्तर क्या होगा, सोच समझ करके उत्तर कीजिए, टेक योर टाइम, सोचिए, आपको सब पता है। विवेकानंद भी कहते हैं सारा ज्ञान आपके अंदर है ना, प्रैक्टिस करने पर रियलाइज हो जाता है। सो नॉलेज इज विद इन यू। अलीशा, ऋतिक, रमन, पूजा, रानी, वेरी गुड। पंचम, मनीषा, वेरी गुड। ओके, तो ठीक है, हमारे यहां 3 टियर सिस्टम तो है, आपको पता है कि केंद्र हो गया, राज्य हो गया और पंचायतें हो गई, ठीक। तो ये संविधान इसके बारे में, पंचायत आर्टिकल 243, ठीक। अच्छा, सहकारी है ना, तो 97वां संविधान संशोधन, 97th अमेंडमेंट 2011 है, तो इसमें आपने भाग 9 भी जोड़ दिया, है ना, मतलब 243 ZH से ZT हो गया, सहकारिता के विकास के लिए। अब तीसरा है, हमारे यहां संसदीय संप्रभुता है लेकिन ब्रिटेन की तरह नहीं है ना, क्योंकि ब्रिटेन से और हमारे मालूम फर्क क्या है। ब्रिटेन की जो संसद है उसके पास ताकत है कानून बनाने, और जुडिशरी पावर वो रखती है, सबसे बड़ी शक्ति क्या है कि वो अपने पास जुडिशरी पावर रखती है। हमारे यहां अंतिम निर्णय कौन लेता है, सुप्रीम कोर्ट,
और वहां पे अंतिम निर्णय कौन लेती है? संसद। तो वहां संसद अंतिम निर्णय लेती है कि भाई कानून के हिसाब से ये सही है, ये गलत है, राइट। तो जितनी शक्ति ब्रिटेन के संसद को है, भारत के संसद को उतनी शक्ति नहीं है। तो संसदीय संप्रभुता है लेकिन ब्रिटिश संसद की तरह नहीं है। तो इसीलिए तीसरा ऑप्शन सही नहीं होगा। सो 1 और 2 के साथ जाएंगे। 26वां सवाल क्या है? अच्छा, 26वां सवाल रह गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये तो सवाल बनाया मैंने आपके लिए, तो छूट जाता। भारतीय संविधान किस पर आधारित संसदीय प्रणाली प्रदान करता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ड ऑन वेस्टमिंस्टर मॉडल, वाइमर मॉडल, कांग्रेस मॉडल या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। वेस्टमिंस्टर, वाइमर, कांग्रेस या नन ऑफ द अबव? एक्चुअली मुझे डी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या रखूं यहां पे, तो मैंने नन ऑफ द अबव डाल दिया। साकेत, ऋतिक, तस्नीम, बलीन, जन्नत, वेरी गुड। अरे वाह। आइए देखिए इस चीज को समझते हैं। ओके, तो वेस्टमिंस्टर मॉडल, ये वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है? वेस्टमिंस्टर इज द प्लेस जहां पर की ब्रिटिश की पार्लियामेंट का एड्रेस है। ये तो ब्रिटिश पार्लियामेंट यहीं पर है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट का एड्रेस वेस्टमिंस्टर, लंदन। तो बेसिकली हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पर है, तो इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल इसलिए कहते हैं, जगह के नाम पर इसका नाम हो गया है। तो वेस्टमिंस्टर, ये जो है वेस्टमिंस्टर इन लंदन। यस, वेरी गुड। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस। वाइमर मॉडल, ये वाइमर मॉडल जो है ये किसका है? ये वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है। ये वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन किस? जर्मनी। वेरी गुड। ये वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी। और बाकी कांग्रेस अगर आप कहते हैं तो, अब कांग्रेस तो बहुत जगह कहा जाता है, वहां की पार्लियामेंट को अमेरिका भी कहती है, ठीक है। तो अमेरिका में कांग्रेसी मॉडल है, अमेरिकन कांग्रेस मॉडल कहते हैं, तो इसको अमेरिका से जोड़ सकते हैं। चलिए, तो सही हो गया आपका ए। सो अमेरिकी पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। चलो, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। चलिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान के रूप में किसको जानते हैं? 42वां संशोधन, 44वां, या बेयर एक्ट, या भारत सरकार अधिनियम 1935? इजी। ओके। और ये संशोधन कब हुआ था? ठीक। 42वां संविधान संशोधन 1976। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि जब भी संविधान संशोधन, तो उसके साथ साल, ईयर जरूर रखेंगे। 42वां संशोधन 76, ये आपका पूरा उक्ति होना चाहिए, हमेशा याद रहेगा। और इसको करेक्टली मैच करना है यहां पे, है ना। इसको मैच कीजिए आप, आसानी है। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12, तो 11, 12, 9, 10 अनुसूची है, और कौन कौन से संशोधन से उसको जोड़ा गया है, राइट। और ये ऑप्शन है आपके पास, तो आप बताइए सही उत्तर क्या होगा। समय भी है तो हड़बड़ाना नहीं है। वेरी गुड। ऋतिक, पल्लवी, अंजलि, पूजा, पूनम, वेरी गुड। हनी, रूबी, मधु, यस। तो चलो, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले 9वीं अनुसूची पहला संशोधन, और 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन, ईयर भी याद रखेंगे। तो 9वीं अनुसूची में वैसी चीजें डाली गई हैं जिस पर कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, जिस पर न्यायिक प्रक्रिया नहीं जाएगी, इसीलिए पहला संशोधन किया गया, खास करके भूमि सुधार संबंधित कानूनों को डालने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। 10वां संशोधन दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको आप कहते हैं, 52वां संशोधन 85।
11 और 12, अभी हम लोगों ने बात किया 73वां और 74वां संशोधन। तो 92 में दोनों हुआ, 11 से पंचायत और 12 से म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका। 9A 9B भी जोड़ा गया भाग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। कोई बात नहीं है, चारों देखना पड़ा। ओके, तो 30 सेकेंड काफी भी है। 10वीं अनुसूचित दल बदल पर विवाद चल रहा है, तो आप लोग भी अपडेट रहिएगा उस विवाद को लेकर के। अभी तो आपके लिए सबसे बढ़िया मुद्दा क्या चल रहा है? अभी आपके लिए सबसे अच्छा मुद्दा चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। तो थोड़ा नजर बना करके रखिएगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स, खास करके जो इस बार बीपीएससी का मेंस लिखेंगे, क्योंकि बिहार जो क्वेश्चन पूछता है पॉलिटी से, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है ना। बस खत्म, लास्ट क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं हम लोग? क्योंकि आज का जो सवाल था, प्रश्न था दूसरा शायद, कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को तैयार किया गया था, फाइनली कंप्लीट हुआ था। तो इसीलिए हम लोग इस दिन को 26 नवंबर 1949 को मनाते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आपका नवंबर पूरा प्लान किया गया है अनअकैडमी के द्वारा, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, है ना। हर दिन के हिसाब से लीडर बोर्ड शो किया जाएगा। प्रगति बैच के बारे में बता दिया, निबंध आपका शुरू हो गया है, 2 क्लासेस हो गई हैं, दोनों क्लासेस देख लीजिएगा, है ना। और जो कल की क्लास हुई थी अपनी निबंध की, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया कि अगर बिहार में पूछा जाए कि जो क्या कहते हैं कास्ट सेंसस हुआ है, उसकी क्या आवश्यकता है, तो उसको ध्यान में रख करके हम लोगों ने निबंध लिखने का प्रयास किया। लेकिन वो टाइप्स था, तो टाइप्स पे चर्चा रही है। बाकी अब इंट्रो सेक्शन शुरू होगा अगली क्लास से, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन बोले, प्लीज रिपीट अगेन। कौन सा क्वेश्चन? कास्ट सेंसस। और ये जागृत यहां पर करंट अफेयर्स मैं शुरू करूंगा, और नेहा मंजरी मैम बिहार स्पेशल। तो पूरा जो है नहीं टॉपिक, अच्छा 7 तारीख का टॉपिक क्या है? 7 तारीख का टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। तो इसको पढ़ करके आइएगा, और सोर्स आपको पता है, सोर्स क्या है? मौलिक अधिकार। तो बेयर एक्ट तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, जरूरत भी नहीं है। सोर्स है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, घटना चक्र देख लेना, और लक्ष्मीकांत। तो ये 2 सोर्स है, दोनों पर ध्यान रखिएगा, यहां से पढ़ करके आइए आप लोग, ठीक है। और ये अनुग्रह शुरू हो गया है आप लोगों का, अभी अर्थव्यवस्था नहीं शुरू हुई है अनुग्रह में। तो जब हिंदी में हो रहा है फाउंडेशन कोर्स है ये, प्री मेंस दोनों के लिए, तो डिटेल में हम लोग काफी करेंगे। और अभी चूंकि मुझसे नहीं मांगा गया है, अभी मैंने इनको दिया नहीं है बना करके अपना कोर्स पेज, तो अभी जब ये आएगा अनुग्रह में मेरा इकोनॉमी, तो आप लोगों को मैं सूचना दे दूंगा, ठीक है। और ये अब इसमें इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट, इसमें 4 क्लासेस मुझे इसमें अभी ऐड करनी है। 4 क्लासेस विल बी एडेड। आज मैं उनको दे देता हूं, समय नहीं मिल रहा था, क्योंकि अभी इसमें इन्फ्लेशन बचा हुआ है और पॉवर्टी, 2 टॉपिक बचा हुआ है, तो उसको लेकर के 4 क्लासेस ऐड करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। और WTO शुरू होगा आपका, बिल्कुल WTO शुरू होगा आपका। चलिए, तो ये चीज है, कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए। क्या है सर, प्लीज बताइए ऐसे चेक कैसे करवाएं? इनको नंबर दे, अभय सर से जुड़े हुए हैं ना, अभय सर से पूछो, अभय सर बता दे। अभय सर से जुड़े हुए हैं तो उनको ग्रुप में मैसेज कर दो, चाहे कैसे भी, तो वहां से, या फिर क्या करोगे आप, ऐसे ही क्लास में मैं बताता हूं आपको। चलो, ऐसे चेक कराना जरूरी है ना काजल, ऐसे चेक करवाना जरूरी है। ओके, अब 7 को पॉलिटी वाला, क्योंकि आज मैं जा रहा हूं घर, है ना, तो यात्रा रहेगी, फिर वहां व्यवस्था करनी होगी, तो 7 तारीख को हम लोग शुरू करेंगे। और कल तो आप लोग सब लोग मैच देखिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कल बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है,
क्योंकि कल जो है दोनों टीमें सर्वोपरि हैं, किसी ने किसी फील्ड में कोई कमी नहीं छोड़ी है, ना बैटिंग, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग। तो मजा है कल, एक तरीके से समझ लो फाइनल की तैयारी है ना। चलिए, लीडर बोर्ड हियर इट इज, याद दिला दिया अगर आप लोगों से बात करने के क्रम में लीडर बोर्ड भूल जाता हूं। 31 प्रश्न थे, नहीं 30 ही प्रश्न थे, एक प्रश्न 2 बार किया गया था। तो वेरी गुड, बॉलिन, किशन, रानी, तस्नीम, रश्मि, रूपम, एनके, अनिकेत, पल्लवी, रमन, वेरी गुड। और अब अगली बार से आप लोग पढ़ करके आइए, समय पर रहिएगा। तो ये मत कहिए कि सर एक ही सवाल किया, 2 ही सवाल किया, 5 ही सवाल किया, वैसे नहीं चले, क्योंकि एग्जाम में तो 100 सवाल रहेंगे। अब 5 सवाल करके ये तो नहीं कहेंगे कि मैं लेट से पहुंचा था, राइट। और हम लोग अभी जैसे ये करते हैं, बाद में मिक्स, अभी मॉडल तो मैं नहीं कहूं क्योंकि भाई मैथ वगैरह नहीं कर पाएंगे यहां पर, लेकिन हम लोग एक मिक्स टाइप क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे यहां पर इसी तरीके से। चलिए ठीक है, ओके। हाँ, तो यही एग्जाम में यही करना है ना, याद से क्या चलेगा, दिमाग लगाना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।